सांसद जी, बात किया जाए गाजीपुर की तो गाजीपुर में ईडी को जो आने का क्रम था, पहले ये होता था कि जब ईडी आएगी तो अफजाल अंसारी या मुख्तार अंसारी की आवाज हो जाएगी, लेकिन अब इस बार जो है किसी अन्य जगह एक बैंक पर पहुंचे और गिरफ्तारी भी की। ईडी हमारे देश की एक ऐसी संस्था है जिसकी यही जिम्मेदारी है कि जहां वित्तीय मामलों का कोई घपला हो वहां वो सक्रिय हो और इस तरह के घपले में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। जहां तक सवाल है कि हमारे पास आने की, तो आपको पता है कि ईडी आई थी जरूर, लेकिन ईडी की जांच में यहां कुछ भी नहीं मिला जैसा कि ईडी को बताया गया था। वो सारे झूठे आरोप थे और ईडी आई, 13 घंटे की जांच पड़ताल की, 5 क्रमों में मिला के लगभग 62 घंटे की हमसे पूछताछ की और नतीजा सिफर। और फिर उन्हें ये खुद ही आभास हुआ कि ये सब कुछ जो है इनके विरुद्ध एक सूचनाएं हैं, वो किसी साजिश का ही परिणाम है। धरातल पर उसकी कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ काला है ही नहीं, सफेद ही सफेद सब कुछ है। अब अलबत्त एक एक्शन हुआ है। आपको याद होगा पिछले दिनों जब, आज से लगभग 10-15 दिन पहले, हम जखनिया विधानसभा क्षेत्र में एक सड़क का लोकार्पण करने का कार्यक्रम था, उस दिन भी मुलाकात आपसे हुई थी और मैंने इस घोटाले के संबंध में आपके सामने बात कहा था। वही है, यहाँ पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इसमें करोड़ों रुपया जो आम उपभोक्ताओं ने, खातेदारों ने जमा कर रखे थे अनेकों संस्थाओं में, जो यहाँ खाते थे, उन लोगों के पैसे जो जमा थे, एक बैंक को बंद कर दिया गया और करोड़ों रुपया उन खाता धारकों का जो इस बैंक में जमा था वो लूट गया। इतना ही नहीं, फिर ऋण देने के नाम पर और ऋण लेने के नाम पर भी इस टीम ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। इस टीम को हमारे जनपद में यह फिजा बना दी गई थी और बड़े गर्व से कहा जाता था कि यह कोऑपरेटिव गुरु हैं ये लोग, और कोऑपरेटिव गुरु के हैसियत से इन लोगों ने जो हमारे कोऑपरेटिव सिस्टम है उसको एक भ्रष्टाचार का जीता जागता अपना साधन बना लिया था। अब हम उम्मीद करते हैं कि जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का छापा पड़ा है, यहाँ के लोकल पुलिस और प्रशासन जो उनके गुनाह पर उस गुनाह में सम्मिलित होकर के, गुनाह करने वाला ही गुनाहगार नहीं है, गुनाह पर पर्दा डालने वाला भी उतना ही गुनाहगार माना जाता है। एफआईआर तो हुई, लेकिन उस एफआईआर पर एक्शन क्या हुआ? उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं गिरफ्तार करी उनको। वो यहीं बैठे हुए हैं और यहीं बैठ करके अपने गुनाहों को किस तरह लिपापोती की जाए इसका प्रयास चल रहा था। जांच दे दी गई। जब मैंने बात किया एआर कोऑपरेटिव से एक दिन, जो इस मामले के लिए जिम्मेदार बनाए गए हैं यहाँ पर देखभाल के लिए, तो उन्होंने बताया कि ऑडिट चल रही है। ये सब मिली भगत में थे कि इतना बड़ा घोटाला करने वालों को कैसे इनके घोटालों पर पर्दा डाला जाए। कौन नहीं जानता इनके रसूख कहां हैं। इस सरकार में बैठे हुए बड़े से बड़े पदों पर बैठे नेता, सबका संरक्षण प्राप्त था। हमारे एलजी साहब का संरक्षण इनको प्राप्त था। वो तो इनके एकदम सदस्य थे, पूरी तरह से इस सारे गुनाह में उन एक संरक्षक की भूमिका निभा रहे थे। अब ईडी आई थी, छानबीन की, ले गई। पटना में
उनको अदालत के सामने पेश किया गया, वहां से कस्टडी रिमांड मांगी गई। और अब देखिए रहस्य से पर्दा उठना। हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग, कानून है और कानून के रास्ते से अगर सही जांच हुई तो बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो गए। ये एक दिन का घोटाला नहीं है, ये 25 साल से 30 साल से लगातार अनवरत यहां लूट मची हुई थी। ये करोड़ों के लूट का मामला है और गाजीपुर जिले में भी इस खबर को दबाने की कोशिश हुई है। मैंने जब इस बात को कहा था तो पता नहीं आपने भी उसको चलाया, आपके चैनल ने, कि नहीं चलाया, लेकिन अब कैसे छिपा सकते हैं आप? अब कैसे? हमने कहा था कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, तो अब क्या कहा जाए, शर्म ना आए लोगों को तो अलग बात है, अन्यथा ईडी आकर के ले जा रही है और यहां है एफआईआर और यहां की पुलिस को पता ही नहीं है कि यहीं पे बैठा हुआ है वो। सांसद जी, इसके अलावा बात किया जाए तो अंसारी परिवार को पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाँ नहीं, हमने हमेशा आपसे कहा कि हमें देश के संविधान पर और अपनी न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। लखनऊ में एक जमीन थी जो वर्ष 2004 में हमारे पिता स्वर्गीय सुभानुल्लाह अंसारी साहब ने अपने जीवन काल में वहां डॉक्टर शाहिद साहब से उन्होंने रजिस्टर्ड बैनामे के माध्यम से खरीदी थी। डॉक्टर शाहिद साहब जो लखनऊ के मूल निवासी हैं, उन्होंने भी वो जमीन श्रीमती शकीला बेगम, जो मोईद अहमद साहब पूर्व मंत्री जी की पत्नी हैं, उनसे उन्होंने रजिस्टर्ड बैनामे से खरीदी थी, उससे 5 साल पहले। और उनसे 5 साल पहले, 10 साल पहले श्री कालरा साहब ने वो जमीन भारत सरकार के प्रतिनिधि मिस्टर J.S. माथुर साहब के माध्यम से नीलाम में खरीदी थी। और ये जमीन मोहम्मद नसीम साहब की थी, जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए, और वो जमीन एवेक्यू प्रॉपर्टी घोषित हुई। और वो एवेक्यू प्रॉपर्टी भारत सरकार ने, जो उसकी प्रॉपर्टी हो गई थी, उसने J.S. माथुर के माध्यम से, जो उनका ऑफिसर था, लखनऊ में भेज के नीलाम कराया। बहुत से लोगों ने, जितनी प्रॉपर्टियां ऐसी थी वो नीलाम हुई हैं, लोगों ने खरीदी हैं। उन्होंने प्लाटिंग करके दूसरे को बेची है, दूसरे ने प्लाटिंग करके तीसरे को बेची है, तीसरे ने प्लाटिंग करके। ये खरीद फरोख्त 62 से 67 के बीच में हुई है नीलाम। और इस नीलामी का अभी भी जो रजिस्ट्रार ऑफिस है लखनऊ का, उस रजिस्ट्रार ऑफिस में सारा रिकॉर्ड मौजूद है। सब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार ऑफिस में मौजूद है। अब उस जमीन को, जो पूरी तरह से लीगल ढंग से कीमत अदा करके खरीदी गई, पिताजी ने अपने जीवन काल में अपनी पत्नी यानी हमारी माता श्रीमती राबिया बेगम को दे दिया। श्रीमती राबिया बेगम ने अपने जीवन काल में, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई 2006 में 29 दिसंबर को, और श्रीमती राबिया बेगम जो मेरी माता जी हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में उस जमीन को अपने 2 पौत्रों के नाम से, जो स्वर्गीय मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी, उनके लिए वसीयत लिख दी। एक रजिस्टर्ड वसीयत में कह दिया कि जब तक मैं जीवित हूं ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं जब मर जाऊंगी तो मेरे मरने के बाद यह प्रॉपर्टी हमारे इन 2 पौत्रों को मिलेगी, शेष परिवार के किसी अन्य सदस्य का, जिसमें मैं भी उनका बेटा था और मेरे बड़े भाई भी उनके बेटे थे। हम सबको उसमें वंचित करके चिन्हित कर दिया कि अब्बास और उमर के खाते में। माताजी का निधन 29 दिसंबर 2018 को हो गया।
इस बीच में कहीं कोई तमाशा नहीं है। माताजी ने एलडीए से नक्शा पास कराया, वहां भवन बनाया। 2022 में माताजी के नाम से एक नोटिस आती है एलडीए की कि आपने इस जमीन पर मकान बना रखा है, 2 टावर हैं और नक्शा नहीं पास कराया, क्यों नहीं इसे गिरा दिया जाए। तब एलडीए को यह सूचित किया गया कि अरे, यह श्रीमती राबिया बेगम के नाम से आई हुई नोटिस, ये तो 2018 में निधन हो चुका है उनका, आप 2022 में इनको नोटिस भेज रहे हो, ये 5 साल पहले मर चुकी हैं। एलडीए को आभास हुआ कि अरे, ये तो बड़ी गलती हो गई, मरे हुए के विरुद्ध अब एक्शन कैसा होगा। उनको यह भी सूचित किया गया कि यह भवन भी उन्होंने अपने जीवन काल में बनाया और नक्शा पास करा के बनाया है। हम लोगों को जानकारी है, क्योंकि भवन उन्होंने लीगल नक्शा पास करा के बनाया है और अपने जीवन काल में अपनी जमीन के लिए वसीयत करी है अपने पौत्रों के नाम से। अब वो मर चुकी हैं, तो उनके नाम से नोटिस तो आप जो भेज रहे हो, ये तो गलत है, इनफेक्चुअस है। तब एलडीए ने अब्बास उमर के नाम से एक नोटिस भेजा कि आप फला तारीख तक ये बने हुए टावर को हटा लो और उन्हें हम गिरा देंगे। और नोटिस तामील भी नहीं हुई, दोनों टावर गिरा दिए गए। बाबा का बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर, जय हो बाबा का बुलडोजर। ये जो भांट हैं, ये भांट बाबा के बुलडोजर की जय बोल करके दोनों गिरा दिए। अब गिर गया तो वो गए, लोग कोर्ट कचहरी गए। अब कोर्ट कचहरी शुरू हुआ तो कुछ ऐसा इंतजाम कर दिया इन लोगों ने कि कोर्ट में सुनवाई नहीं होने देंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये लोग गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तारीख पे तारीख लगभग 1 साल तक फ्रेश पिटीशन फाइल है और सुनवाई नहीं हुई। तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये क्या तमाशा है कि 1 साल पहले रिट फाइल हो और सुनवाई भी नहीं होगी, इसको आप 2 महीने के अंदर सुनिए और निस्तारित कीजिए। आ गया, 2 महीना बीत गया और 2 महीना बीत गया, लिस्ट होता रहा, सुनवाई नहीं होगी। अब चाहे ये बाबा के बुलडोजर का प्रभाव हो, बाबा के भौकाल का प्रभाव हो, या बाबा के व्यवस्था का, जैसे भी किस तरह की चिंता व्यक्त किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, इस आदेश को पारित करते समय जो उन्होंने अपने व्यू दिए, जो मीडिया के माध्यम से पढ़ा गया, सुना गया, जानकारी की गई, तो कितना शर्मनाक है। और उन्होंने कहा कि अब आप नहीं सुन रहे तो हम यहीं से स्टे दे रहे हैं। और उस बेलगाम तंत्र को, जो समझता था कि हमारी हुकूमत जहां तक है, भूमि हड़पने वाले माफिया की बात करते हो, यह जो तंत्र है वर्तमान व्यवस्था में, इससे बड़ा भू माफिया तो कोई है ही नहीं। ये तमाम अवैध ढंग से अपने ताकत का दुरुपयोग, सत्ता की व्यवस्था का दुरुपयोग करके, दूसरों की वैध जमीनों को कब्जा करके, और बहुत बड़े दानी बन गए। हम इस पर फ्लैट बनवा रहे हैं गरीबों को बांटने के लिए। अपने बाप दादा की संपत्ति से या अपने सरकार की संपत्ति का कोई हिस्सा, वो भी सरकार आपकी नहीं है और सरकार की संपत्ति भी आपकी नहीं है, ये प्रदेश की जनता है और जनता की संपत्ति है, और सारा पैसा उसमें जो लगा डाला गया, बर्बाद कर दिया गया इस तरह से। और आज सुप्रीम कोर्ट के सामने कलई खुल गई, रोक लग गई। एक दिन बाद तक तो पता चला अभी चुनाकली हो रही है, लेकिन कर तो लुक गया। अहंकार कहां गया आपका? आप तो कहते थे कि हम किसी का आदेश ही नहीं मानेंगे। अब कितनी शर्मिंदगी हो रही है। अब अधिकारी गर्दन झुका करके इधर उधर, हम क्या करें, हम क्या करें। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एहसास कराया इस सरकार को और इसकी मशीनरी को, जो अपने आप को बेलगाम समझते हैं, कि देश में कानून है
और संविधान के रास्ते से, कानून के रास्ते से जो न्याय तलाश करेगा उसे न्याय मिलेगा। कई लोग ट्विस्ट कर करके ले गए, सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी सुनवाई के सवाल पर टिप्पणी की। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ पता चल गया है कि सारे मामलों की सुनवाई हो रही है। एक मामला है, एक व्यक्ति के से जुड़ा हुआ जो मामला है, उस परिवार से जुड़ा हुआ जो मामला है, उस मामले की सुनवाई नहीं हो रही। लगातार इसलिए नहीं हो रही है कि कब्जा करने वाले, बेईमानी करने वाले, उस संपत्ति को लूटने वाले, लूटने की नीयत रखने वाले उसको किसी तरह लूट ले, वाहवाही भी ले ले, और हमने बांट दिया, हम बहुत बड़े धर्मावतार हैं, बहुत बड़े दानी हैं। अरे भाई, सरकार बांटे ना, बनाए, बांटे, अपनी संपत्ति पर बनाए और बांटे। सरकार के खजाने को तो लुटा रहे हो। जहां जो बन रहा है वो गिर रहा है। अभी कन्नौज में क्या हो गया? कन्नौज में निर्माणाधीन पूरा टावर ध्वस्त, न जाने कितने लोग उसमें दबे हुए हैं। कल दो दो घटनाएं इस तरह से हो गई हैं। तो सरकार के धन दौलत का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है और सरकार की मशीनरी का जितना दुरुपयोग हो रहा है, उसके ऊपर एक करारा तमाचा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा आदेश पारित करके यह एहसास कराया है कि भाई, कानून अगर सरकार भी अपने हाथ में लेकर के मनमानी करेगी, तो जब तक उस पीठ पर ईमानदार अधिकारी है, जिस पीठ से यह आदेश हुआ, तो ये मनमानी नहीं हो पाएगी, नहीं चलने पाएगी। सांसद जी, जैसे अभी आपने कहा कि भू माफिया वो लोग हैं, सरकार पर अपने तरफ निशाना साधा है, लेकिन सरकार के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड नहीं, ये भू माफियाओं का बोर्ड है। हाँ, कह रहे हैं, लेकिन उनके बारे में देश की और प्रदेश की जनता ये जान चुकी है। देखिए, 10 से 12, 13, 14, 15% मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो उनकी तमाम इस तरह की गलत कार्रवाई के समर्थन में चाहे झुनझुना बजा ले, बाजा बजा ले, या कोई वक्तव्य दे ले। आम आदमी, 85% आदमी उनके इस सारे करतूतों के उसका समर्थन नहीं करता है, उसको गलत काम मानता है। लेकिन मीडिया और मीडिया के अलावा जो तंत्र है सरकार का, उस तंत्र का जो तंत्र गुलामी की मानसिकता उसकी हो चुकी है, वो स्वीकार कर चुका है गुलामी, कि जो सरकार बैठी हुई है उसका आदेश हमें मानना है। देश में रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज्य है। जो कानून में है उससे कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं जो सरकार में है वो नाजायज भी कहेगा तो हम करेंगे। यह हमारे कानून का अपमान है, यह हमारे संविधान का अपमान है, और ऐसा करने वालों को देश की जनता माफ नहीं करेगी। जय दिन पावर में है, तय दिन जितनी मनमानी कर लें, आम जनता मुंह से तो नहीं बोल रही है, लेकिन सजा देगी, समय आने वाला है। और बात की सर महाकुंभ की, तभी जब मौलाना थे उन्होंने महाकुंभ की कुछ जमीनों को वक्फ जमीन बताया था। अब वो मौलाना के द्वारा देखिए, अब वो मौलाना साहब क्या बोले और किसी ने क्या बोला, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। अपने दायरे के बाहर की जो बात हो उस पर किसी को नहीं बोलना चाहिए। और महाकुंभ का आयोजन है 12 साल के बाद, हर 6 साल के बाद कुंभ, और फिर 12 साल के बाद महाकुंभ। तमाम देश भर के, दुनिया के दूसरे कोनों से भी लोग आ रहे हैं वहां स्नान करने के लिए। संत आए हुए हैं, महात्मा आए हुए हैं, महंत आए हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हुए हैं, और बड़े बड़े अखाड़े आए हुए हैं। तो यह एक बहुत ही सम्मानित और धार्मिक आयोजन है। इसमें इससे पहले भी जो सरकारें रही हैं वो उसकी व्यवस्था और इंतजाम करती रही हैं। इस पे कोई टिप्पणी मुनासिब नहीं है। इतना जरूर सवाल उठ रहा है कि बजट जो 4 गुना बढ़ाया गया है, तो बजट का कहीं इस्तेमाल भी हो रहा है या लूट हो रही है?
कई लोगों ने ये बातें बताई, चर्चा में ये बात है कि ठेकेदारों की कमाई के साधन बनाए गए हैं। जहां 10 पैसे की खर्च की जरूरत है, वहां 10,000 खर्च किया गया है और असंतोष व्यक्त किया है कई संतों और महात्माओं ने भी, धर्म गुरुओं ने भी, और मामला सर्वोच्च न्यायालय तक चला गया है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी कुछ स्टेटस रिपोर्ट इसके लिए मांग ली है। तो ये तो चीजें अलग हैं, इस पर कोई बात कह सकते हैं। भारत के एक नागरिक की हैसियत से कोई भी नागरिक ये बात कर सकता है, लेकिन जहां तक कुंभ के आयोजन का सवाल है, इस पे सबकी टिप्पणी मुनासिब नहीं होती है। ये एक धर्म और एक आस्था का प्रश्न है और उसको अपने धार्मिक तौर तरीकों से जो हो रहा है वो ठीक है। अभी मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया था 2 दिनों पहले कि देश मुस्लिम लीग की मानसिकता से नहीं, आस्था के अनुरूप चलेगा। देखिए, मुस्लिम लीग की भी मानसिकता से नहीं चलेगा। अब मुस्लिम लीग की मानसिकता को अगर स्वीकार किया गया होता तो देश का नक्शा तो 1947 में देश का विभाजन हुआ, उस मानसिकता से नहीं चलेगा। देश जोगी जी की दादागिरी से भी नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। भारत का संविधान हमारे देश का सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसी में सबका हित सुरक्षित है जो भारत का नागरिक है। हमारी सबसे पवित्र वो पुस्तक है और उस पुस्तक में सबका अधिकार और सबका संरक्षण है। उसी रास्ते से चलेगा, मैं उस रास्ते को मानने वाला हूं और मैं चाहूंगा कि हर देशवासी को अपने संविधान पर गर्व करना चाहिए और उस संविधान के रास्ते से देश को चलाने की बात करनी चाहिए। न मुस्लिम लीग के रास्ते से चलेगा और न ये कट्टरपंथियों के बयान जो आ रहे हैं इनकी मानसिकता से चलेगा। देश में नए वायरस की एंट्री हो गई। देश में नए वायरस की एंट्री हो गई, बताया जा रहा है चीन में इसका। हाँ, आज एलन मस्क की एक रिपोर्ट देखी जिसमें चिंता व्यक्त की गई है और मुझे अजीब लगा, बहुत चिंतित हूं मैं। उन्होंने कहा है कि 2030 तक, 2025 है ही, 2030 तक भारत की जनसंख्या 100 करोड़ के आसपास रह जाएगी। मुझे चिंता हो रही है, आज हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है, 140 करोड़ से भी ज्यादा है। चीन की जनसंख्या उसने कहा है कि 100 करोड़ से भी नीचे चली जाएगी। ऐसा क्यों? तो जो वायरस की बात चल रही है और जितनी तेजी से नई नई बीमारियां और उसमें लोगों के मरने का जो क्रम है, और दूसरा एक और जिस पर अभी चर्चा नहीं है, लेकिन एलन मस्क एक विश्व स्तर का व्यक्ति है, उसके द्वारा कही गई इस बात में इस ओर इशारा किया गया है कि आने वाले दिनों में हो सकता है लोगों को बच्चा पैदा करने की क्षमता ही खत्म होने जा रही है। हम ये तो सोच सकते थे कि 140 करोड़ अगले 5 साल में वृद्धि के दर पर विश्व में जैसे हम टॉप हो गए हैं जनसंख्या में और बढ़ जाएंगे, लेकिन ये कहां हो सकता है कि 100 करोड़ के आसपास हो जाएंगे, हम नीचे आ जाएंगे 40 करोड़ हमारी जनसंख्या। ये बहुत बड़े खतरे का संकेत है, इस ओर ध्यान देना चाहिए। हमारे देश के इन महारथियों को जो देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, आज हमें शर्म आ रही है आपको ये बताते हुए कि भारत के पासपोर्ट की वैल्यू दुनिया में 50वीं रैंक पे आ गई। 85वीं, 85, 85, 85 हमारी रैंक है भारत के पासपोर्ट की। ये शर्म की बात है। 11 साल से मोदी जी सत्ता में हैं और 11 साल में 11 रैंक हम गिरे हैं। 2014 में भारत के पासपोर्ट की वैल्यू 74 पर थी और आज 85 पे है। उसी तरीके से 2014 में हमारी मुद्रा की वैल्यू वो 64 पर थी। भारत की मुद्रा डॉलर के मुकाबले 64 रुपए का एक डॉलर था और आज
85 रुपए का $1, 85 से भी अधिक हो गया, दशमलव कुछ। तो एक तरफ हम विश्व गुरु होने की बात कर रहे हैं, अपना डंका बजाने की बात कर रहे हैं, और एक तरफ तो लग रहा है कि मेरी भद पिट गई, इससे बुरी स्थिति में तो ये भारत कभी था ही नहीं, हम जमीन में धंस चुके हैं। लेकिन झूठ बोल करके और जनता को गुमराह करके, हम देश में नफरत का माहौल बना करके और अपना सत्ता का सुख भोग रहे हैं, अपने चहेतों को देश की संपदा लुटा रहे हैं, देश कर्ज के बोझ से दबा जा रहा है, विकास ठप है, सिर्फ नफरत की फिजा है। भाई को भाई से लड़ाओ और मौज करो, राज करो, और अपने चहेतों को ठेकेदारी के माध्यम से देश के खजाने को लुटाओ। ये प्रक्रिया चल रही है।